छोटे शेयर ऊंची छलांग। काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ऑलमोस्ट 1500 लोग अब हमें लाइव देख रहे हैं। जियो फाइनेंस पर सवाल है मोहित जी का। सर 690 शेयर हैं 297 रुपए के और रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1237 पर लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं इन लेवल्स पर एवरेज करनी है या किन लेवल्स पर एवरेज करना चाहिए इन दोनों को। सर स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे, मिस हो गया मेरे सर जियो फाइनेंस और रिलायंस दोनों। देखिए, रिलायंस स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में लॉन्ग है और 1200 रुपए के आसपास में और इसको खरीदने के मूड में हूँ। तो रिलायंस मेरे लिए 1200 रुपए के आसपास बहुत अच्छा बाई बन जाएगा। जो फाइनेंस 260 मेरे को लग रहा था कि होल्ड होगा, बट समहाउ ये होल्ड नहीं हुआ है। तो अगला जो वीकली पे मेजर सपोर्ट है वो आता है रेंज में, और उसी रेंज के अंदर ऑलमोस्ट स्टॉक आ चुका है 232 रुपए के। तो यहाँ पे स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं, मगर अगर आप ट्रेडिंग बेट देख रहे हैं तो ये ट्रेडिंग बेट नहीं है, ये आपका पेशेंस टेस्ट करेगा और उसके बाद चलेगा। रिलायंस ग्रुप ने कभी ट्रेडर्स को पैसा नहीं दिया। रिलायंस ग्रुप ने हमेशा अपने कमिटेड इन्वेस्टर्स को पैसा दिया है, जो समय देते हैं उनको। तो स्टॉक को यहाँ पे बाई कर लीजिए, जियो फाइनेंस को, और समय दीजिए। रिलायंस में बाई सेल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में और 1200 रुपये में खुद डिलीवरी बेस्ड बाइंग करने के मूड में हूँ, इसलिए सेबी के रूल हैं, तो मैं बाई सेल नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है। और सर जियो फाइनेंस को सर एवरेज कर लें। बिल्कुल यहीं पे एवरेज कर लेना चाहिए सर, 232 बहुत बेहतरीन भाव है एवरेज करने का। ठीक है, तो जियो फाइनेंस बिल्कुल यहाँ पर एवरेज कर लीजिए सर। बहुत बढ़िया। अंशुल जी से हरी झंडी मिलने का मतलब है आपने सारे सर्टिफिकेट ले लिए। आसानी से मिलता नहीं है अंशुल जी का ग्रीन सर्टिफिकेट। दलजीत सिंह मोंगा जी का सवाल है सेल पर। सर 139 रुपये के लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं क्या करें सर। देखिए, सेल मेरे को याद है लास्ट बजट में ही मैंने कहा था कि सेल से आप निकल जाइए। सेल का स्टॉक आपको कहीं भी 89 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। तब तो शायद 160 165 चल रहा था, तो सब लोग सरप्राइज थे। मैं तब से बोल रहा हूँ कि 89 रुपीज के आसपास आपको मिल सकता है, और 89 तोड़ेगा तो 80 रुपये 50 पैसे भी मिल सकता है। इससे कन्वर्ट करके आप टाटा स्टील में चले जाइए। अगर 6 महीने इसको देते हैं या 1 साल देते हैं या 2 साल देते हैं, जितना रिटर्न देगा उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न आपको टाटा स्टील दे देगा। तो तुरंत कन्वर्ट करके आप टाटा स्टील में चले जाइए। ये स्टॉक नीचे की डायरेक्शन में है, 89 और उसके बाद 80। ये दो लेवल भी मेरे को लगता नहीं है कि ये प्रोटेक्ट कर पाएगा। प्रोटेक्ट कर भी लेता है तो ये साइडवेज चला जाएगा। बाउंस बैक या बड़ी बाइंग आ जाएगी, ऐसा कोई उम्मीद इस काउंटर में नहीं है। मेटल में सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर मिड कैप स्मॉल कैप रहेंगे, उसके बाद सेल रहेगा। आउट परफॉर्मेंस में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, इनमें मिलेगी। तो उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा पर्सनल फेवरेट टाटा स्टील है। ठीक है, तो सर का पर्सनल फेवरेट टाटा स्टील है, सेल नहीं है। तो सर आप अगर सेल से निकल के टाटा स्टील पर स्विच कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। सादिक पाशा जी का सवाल है चेन्नई पेट्रो पर। सर इन्होंने 615 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 1 साल होल्ड कर सकते हैं। रिजल्ट्स ठीक आए थे सर, क्यू ऑन क्यू काउंटर चला भी था लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन टिक नहीं पाया और अब तो गिरता ही जा रहा है। 530 आ गया, 5% नीचे आ गया। अभी क्या करें सर। इन्होंने आई थिंक 615 पर लिए हैं, तो अब तो अच्छा खासा फॉल है इनकी खरीद से। देखिए, फिर भी आप बहुत बचे हुए हैं, क्योंकि इसमें 1200 रुपये पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था और 600 रुपये का 50% पहला टारगेट था। तो आपने फिर भी एटलीस्ट ऐसी जगह खरीदा है जहां से बाउंस बैक की उम्मीद रह सकती है। फिलहाल काउंटर ओवरसोल्ड है, आपको एक बार बाउंस बैक में 640 645 तक मिलने की उम्मीद है। अगर मिलता है तो एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल ये स्टॉक 453 और उसके बाद 251, ये दो टारगेट इसमें आते हुए दिख रहे हैं। अभी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, इसलिए बाउंस बैक आ सकता है। उस बाउंस बैक को यूज कीजिए निकलने के लिए। 453 और 253 ये दो टारगेट दिख रहे हैं। ठीक है, 453 253 तो यहाँ पे सर ने बता दिया है। एक हमारे दर्शक हैं तेज कुमार जी, वो आरवीएनएल पर पूछ रहे हैं सर 618 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। स्टरलाइट टेक इन्होंने लिए हुए हैं 153 रुपये के। सर क्या करें इन दोनों काउंटर पर। देखिए, आरवीएनएल में तो अगेन स्टरलाइट टेक्नोलॉजी स्टार जी। देखिए, आरवीएनएल में तो आप देखिए ब्रेकडाउन हो गया है। 423 का लेवल भी प्रोटेक्ट नहीं हुआ है। बाउंस बैक में उसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेके आज गैप के साथ चला है। तो जो पुराना टारगेट हमारा 311 रुपए का बचा हुआ है, वो टारगेट मोस्ट लाइकली टेस्ट हो जाएगा, और वहां पे 50% अपना बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट भी कंप्लीट कर लेगा। तो अगर 309 के पास होल्ड हो गया तो फिर इस स्टॉक में एक बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं 311 309 रुपए तक के टारगेट देख रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे स्टॉक में क्या करना है। रैली मिली थी आपको 423 पे एग्जिट करने की,
नहीं किए हैं तो अब एग्जिट कर लीजिए। मेरे को लग नहीं रहा बजट में कुछ आता हुआ दिख रहा है, और ये स्टॉक 311 रुपए नीचे आ सकता है। बजट में इसलिए भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि केजरीवाल जी ने जो कहा है कि मिड कैप, ये मिडिल क्लास का पेन और ये सारी चीजें, तो अब ये बजट ना बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है। अगर इनके मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं देते हैं तो वो स्विंग वोट पूरा केजरीवाल को चला जाएगा, वो जीत जाएगा। देते हैं तो बाजार के लिए वो फ्री बीज के नाम पे बाजार के लिए खराब हो जाएगा कि आप फ्री बीज बांटने लगे हो बाकी लोगों की तरह। तो अब वो गले की हड्डी है कि बाजार संभालें कि दिल्ली इलेक्शन संभालें। तो ये अब 1 तारीख को ही पता चलेगा कि इनने क्या संभाला है। बिल्कुल ये तो प्रॉब्लम है मार्केट में। सर स्टरलाइट टेक का ये काउंटर भी वन साइडेड पिट रहा है, और ये ऐसा नहीं कि इसने बुल मार्केट में कुछ अच्छा किया हो, बुल मार्केट में भी ये पिटता रहा। इसका ग्रुप चल गया, वेदांता चल गया, लेकिन स्टरलाइट नहीं चला। हिंदुस्तान जिंक चलकर नीचे आ गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये केवल नीचे ही नीचे है। 153 रुपए के लिए हुए हैं, ये भाव मिल जाएगा इनको? सर एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा, और उसकी वजह ये थी कि ये 1648% चला था, और नहीं बल्कि ज्यादा ही चला था, ये चला था लगभग 1790, 1800% चला था स्टॉक बुल मार्केट में 2018 के। वहां से बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है और आज 2024 हो गया है, और लगता नहीं 2030 तक भी ये कुछ करेगा। आप पुल बैक में 120 के आसपास मिलता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये अपना स्विंग लो 60 रुपए टेस्ट करने जा रहा है। पुल बैक 180 तक मिल जाता, 120 तक मिल जाता है, तो वहां पे निकल जाइए। 60 रुपए आ रहा है, और ये अगेन फिर एक वो एचईजी और ग्रेफाइट से आपको प्रॉब्लम होती थी कि मैं बार बार नाम रिपीट करता हूँ। ये अगला स्टॉक उस कड़ी में जोड़ लीजिए। ये 1800% चल के बाइंग क्लाइमेक्स किया था, उसके बाद से 2018 से 24 आ गया, स्टॉक ने कुछ नहीं किया है। तो ये आरवीएनएल और आईआरएफसी, बीडीएल, ये सब तो 2024 में बाइंग क्लाइमेक्स कर रहे हैं। तो हम 2030-35 में भी बात करेंगे तो शायद इनके ऑल टाइम हाई ना मिले। ये तो अंशुल जी ने बिल्कुल रेड फ्लैग जिसको बोलते हैं उसको और रेड कर दिया कि ये तो 2000 और अगले 5-7 साल नहीं चलेगा। चलिए ईमानदार व्यू। कृष्णा सहानी जी का सवाल है, 5 स्टार बिजनेस लिया था, आज अचानक से गिरा, स्टॉप लॉस कट गया, फिर अचानक से उठा, और 5 स्टार बिजनेस में क्या करना चाहिए? सर आपका तो स्टॉप लॉस तो कट चुका है, आप क्यों इसके पीछे पड़े? आज इंट्राडे में तो नुकसान हो गया, आई थिंक छोटा मोटा नुकसान हो गया, अब दोबारा ट्रेड करेंगे, दोबारा नुकसान खाएंगे। अंशुल जी क्या आज का दिन है सही ट्रेड करने के लिए 5 स्टार बिजनेस में दोबारा, क्योंकि एक बार तो नुकसान खा चुके हैं आज? नहीं सर, ये जब तक काउंटर 715 के ऊपर ना टिके इसमें कोई बाइंग बनती नहीं है। और टिकता भी है तो बहुत छोटा टारगेट है, 750 रुपए का। फ्री फ्लोट 7800 करोड़ का है, यानी ये मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में फॉल करेगा। यहाँ पे पिटाई बहुत तेज हो रही है, मार्केट बाउंस बैक में भी कोई शेयर बाउंस बैक नहीं किए हैं, तो मेरे ख्याल से अवॉइड कर देंगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं ये फंसा जाएगा आपको। ठीक है। अविनाश चौधरी जी के काफ़ी सारे सवाल हैं, बोल रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ सारे शेयर टूट रहे हैं, फाइनेंस के शेयर सारे टूट रहे हैं। सर आप रिन्यूएबल और फाइनेंस के शेयर लेके बैठे हैं, अगर नहीं भी होते दूसरे भी होते वो भी टूट रहे होते। केवल फ़र्क इतना है कि आपके पास जो शेयर हैं हो सकता है थोड़ा से कम ज़्यादा ज़्यादा टूट रहे हो, अलग बात है, लेकिन आपके पास जो शेयर दिख रहे हैं वो उतनी ख़राब कैटेगरी के हैं नहीं। अंशुल जी जियो फाइनेंस पर हम बात कर चुके हैं, आपने कहा कि इनको एवरेज, सभी को एवरेज कर लेना चाहिए। इनके मैं 2 सवाल ले लेता हूं सर, रेमंड और इरिडा। रेमंड इन्होंने 1524 पे लिए हुए हैं और इरिडा 225 पर लिए हुए हैं, क्या करें? सर रेमंड बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। रेमंड में 1400 रुपये एक डाउनफॉल दिख रही है, नीचे 1400 तक आ सकता है, वहां पे ओवरसोल्ड हो जाएगा। वहां से काउंटर में अच्छी बाउंस बैक और वैल्यू बाइंग स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि मंथली चार्ट पे 20 मंथ का सपोर्ट है। तो 1400 के आसपास आप एवरेज कर सकते हैं रेमंड्स को, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बट 1400 के आसपास लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर प्राइजेस हो जाएंगे। दूसरा एडा, इस स्टॉक पे मैं काफी बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। आज से मार्केट पैनिक में ये वापस से आपको एक बार 180 की रेंज पे मिल रहा है खरीदने के लिए, तो 184 से 180 की रेंज में मिलता है, तो एडा को बाई करके छोड़ दीजिए। नेक्स्ट बुल रन में ये स्टॉक आपको 310 रुपए आराम से दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट बुल रन में और आपको आगे का रिटर्न मिल जाएगा सर। अगला सवाल है अंशुल कुमार जी का। अंशुल जी कह रहे हैं कि सर 3140 पर एम्फेसिस लिए थे, आपसे कुछ बात हुई थी, 2 से 3 साल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या करना है इनको? अच्छा देखिए, 3140 पे एम्फेसिस हमने काफी रिकमेंड किया था मनी 9 पे, लेकिन रिजल्ट के बाद थोड़ा सा सॉरी ब्रेकआउट फेल हुआ था,
और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन 2750 टेस्ट किया था, तब अपन ने ये डिस्कस किया था कि एवरेज करना चाहिए, प्रोबेबली रिजल्ट अच्छे आएंगे। वहां से अच्छा रिएक्शन दिया है, 800% वॉल्यूम राइज है, और काउंटर वापस 3100 रुपए तक का हाई बनाया था। तो यहाँ से जिसके पास है वो रख सकता है, जिसके पास नहीं है वो खरीद भी सकता है। अगर आपका नजरिया 3 साल का है तो उसके बहुत पहले ही आपको 4000 का टारगेट मिल जाएगा, बट वहां पे बुक कर लीजिएगा उसको, फिर एक्स्ट्रापुलेट मत कीजिएगा कि मेरा टारगेट आ गया लेकिन मेरा अभी और मैं 2 साल दे सकता हूँ तो मैं रखूंगा नहीं। 4000 आए तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, और 3 साल के तो बहुत पहले ही दे देगा ये। बिल्कुल अंशुल जी, जो पूछ रहे हैं सवाल अंशुल जी, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि सर आपने तो फिर भी ऐसा काउंटर लिया हुआ जो 3140 का अभी 10% भी नहीं गिरा है। यहाँ लोगों के पोर्टफोलियो 30% साफ हो गए, और ये काउंटर तो चला है अभी पिछले 2-3 दिन में। आज थोड़ा सा मार्केट IT इंडेक्स गिरा हुआ है, इसलिए प्रेशर झेल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, रखिए आप, 4000 से पहले मत बेचेगा। अंशुल जी की ही कॉल है, अंशुल जी ही बता रहे हैं। अगला सवाल है गुंजन जी का, बोल रही हैं कि बिग फैन ऑफ अंशुल सर, हुडको सर 254 के लिए हुए हैं और एनसीसी 312 के। पूछ रही हैं क्या करें सर, निकल जाएं या होल्ड करें या एवरेज करें? सर हुडको के बाद दूसरा स्टॉक कौन सा था? सर एनसीसी। एनसीसी। आज देखिए एनसीसी में तो अगेन वही है, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 360 पे, तो 150 160 करीब करीब 50% पकड़ लीजिए कि 50% तो नीचे आ रहा है। तो मेरे को ये स्टॉक बिल्कुल खराब लग रहा है, मैं बार बार सेल ही रिकमेंड कर रहा हूँ, और अभी भी मैं सेल ही रिकमेंड कर रहा हूँ। 180 रुपए का टारगेट आराम से आना चाहिए। 199 पे वीकली का एक सपोर्ट है, तो 199 180 ये टारगेट मिल रहा है। पिछले 4 से 8 हफ्ते आपको बहुत मौके मिले थे निकलने के लिए, अगर नहीं निकले तो अभी भी निकल जाइए। ये स्टॉक बजट के बाद बहुत तेज पिटेगा 180 रुपए तक। दूसरा स्टॉक हुडको में भी मेरे को याद है मैं पिछले बजट से सेल रिकमेंड कर रहा हूँ 201 रुपए और 149 के टारगेट के साथ। 201 पे 3 बार बाउंस कर चुका है और लोअर हाई बने हैं। फिलहाल भी जब लास्ट जो बाउंस आया था वो 240 पे लोअर हाई बनाया है, और अब जब 201 रुपए तोड़ेगा तो 149 का टारगेट ये अचीव करेगा। तो स्टॉक या तो यहीं पे निकल जाइए, बाउंस पे कहीं भी 230 मिलता है तो निकल जाइए, या फिर 201 के नीचे क्लोज करता है तब तो फिर बिल्कुल ही लॉन्ग नहीं रहना है। फिर सीधा सीधा 149 का लेवल फटाफट दिखाएगा, एकदम फ्लश वाली सेलिंग आएगी। तो जिस किसी के पास भी है 200 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे फाइनल आपका स्टॉप लॉस है, उसके बाद स्टॉक में कतई लॉन्ग नहीं रहना है, बहुत तेजी से फिसलेगा 149 तक। ठीक है। मैडम कह रही हैं गुंजन जी कि सर इनमें जूस निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये शेयर तो हमारा ही जूस निकाल देंगे। बिल्कुल मैडम, ये बिल्कुल सच बात है। इस समय निकाल क्या देंगे मैडम, लोगों का निकल चुका है जूस, अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पोर्टफोलियोज़ में डीप रेड चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है। और बिल्कुल सभी लोगों के, मैं शेयर प्राइस देख रहा हूँ सर कहाँ कहाँ के लिए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सर बुल मार्केट में एक प्राइस ख़राब होते हैं। जब बुल मार्केट देखते हैं तो ऐसा लगता है सब चार्ट ठीक है, फंडामेंटल वाले एनालिस्ट भी हमारे पास आकर बोलते हैं कि बड़ा बड़ा अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अचानक से सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, वेरिएबल चेंज हो जाते हैं। मिताली बर्मन जी पूछ रही हैं सर मान इंफ्रा 247 के लिए हुए, क्या करें? देखिए मैन इंफ्रा में भी अगेन इंफ्रा स्टॉक्स में सब प्री बजट रैली एक्सपेक्ट कर रहे थे, सब में ब्रेकआउट आए, लगभग सब में ब्रेकआउट आए और ब्रेकआउट फेल हुए। मैन इंफ्रा 239 पे ब्रेकआउट आया था, हमने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था 229 के स्टॉप लॉस से। 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस कटा, वहां से एग्जिट करा दिया था। अब वहां से देखिए लॉन्ग लिक्विडेशन में वर्टिकली नीचे आ गया। पहला जो सपोर्ट लेवल है वो 184 पे है, क्योंकि वहीं पे गैप है, तो 184 आ सकता है। 184 से बाउंस बैक देगा, क्योंकि पिछले आज छठवां दिन है कंटिन्यूअस डाउन मूव का। तो 184 टेस्ट होने के बाद एक 50% पूरे फॉल का बाउंस आपको 210 215 तक दे सकता है। वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेग में जब ये टूटेगा तो 167 तक आएगा। तो 184 के पास चाहें तो एक बार डेड कैट बाउंस के लिए एवरेज भी कर सकते हैं, बट अगर एवरेज कर रहे हैं तो 210 212 पे निकल भी जाइएगा। बिल्कुल। तो एक बार 210 212 पर बाउंस पर निकल जाइएगा मैम। लेकिन यहाँ पर 184 तक ये काउंटर आ सकता है, उस समय पर आप कुछ इस पर राय ले सकते हैं। केईसी इंटरनेशनल रिंकी कनौजिया जी पूछ रही हैं 1265 के लिए हुए हैं सर, लॉस में है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू है आपका? पीसी इंटरनेशनल। जी। इंटरनेट अगेन इस स्टॉक में भी वही हुआ सर, वर्टिकली जो मूव आई थी, ये वाली लास्ट जो मूव थी 14 नवंबर से लेके
4 दिसंबर तक ये बाइंग क्लाइमेक्स में कन्वर्ट हो गई है। तो अब इसमें पहला वीकली सपोर्ट जो बनता है वो बनता है, पहला तो टूट ही चुका है। दूसरा जो वीकली सपोर्ट बनता है 667 पे बनता है। पहला जो सपोर्ट था उसको तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं किया है, एकदम उसके नीचे मतलब ऐसे बिहेव किया जैसे वो है ही नहीं। 880 वाला जो सपोर्ट था ऐसा बिहेव हुआ कि वो है ही नहीं, उसको तोड़ दिया है। 667 तक डाउन साइड क्लियरली ओपन अप होती हुई दिख रही है। हालांकि ओवरसोल्ड है, तो एक बार 880 तक बाउंस बैक कर सकता है, वहां पे निकल जाना चाहिए। 880 पे एग्जिट करेंगे तो नेक्स्ट लेग में आपको 667 तक का डाउन मूव मिल जाएगा। ठीक है। कपिल धांगर जी पूछ रहे हैं ओएनजीसी बताइए सर, 264 पे लिए हुए हैं, 5000 क्वांटिटी है, होल्ड करें या नहीं? देखिए ओएनजीसी आज फाइनली 255 का लेवल तोड़ के क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है तो सीधा सीधा 215 रुपए खुलेगा, और 215 मेरे ख्याल से सपोर्ट नहीं बचेगा। तो फिलहाल 215 का टारगेट मान के इससे एग्जिट कर लीजिए। 215 पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। मोस्ट लाइकली मेरा व्यू वहां पे भी बेरिश ही रहेगा। 252 चल रहा है अंशुल जी, 12 रुपये, 12 गुणा 5000, 60,000 का लॉस। लेकिन हाँ, आप जो बता रहे हैं लेवल वो तो और डरावना है। 215, अगर 215 पहुंच गया तो ये लॉस फिर तो बुक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5000 क्वांटिटी होगी सर, 50 रुपये का लॉस होगा, फिर तो नहीं होता लॉस बुक। सर अभी तो एग्जिट यहीं कर लेना चाहिए, दिल पक्का करके एग्जिट कर लेना चाहिए। सर ऐसा कर सकते हैं कि 70-80% काट लें, फिर उस क्वांटिटी को 70-80% क्वांटिटी अगर नीचे आ जाए तो उस समय प्लस कर लें, कुछ इस तरह से लोगों को अगर बिल्कुल ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं तो बिल्कुल फिर ये लगता है कि लॉस ही बुक हो गया पूरी तरह से। लेकिन अगर आप 70% 80% काट लेते हैं फिर उस पोजीशन को एवरेज करते हैं तो आपको लगता है कि आप मैनेज कर रहे हो उस चीज़ को, काट नहीं रहे हो। सर मैनेज करने के लिए जरूरी नहीं है ना कि उसी स्टॉक में मैनेज करें। क्रूड डाउनसाइड लग रहा है तो एनजीसी के लिए फंडामेंटल भी जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखेगा। तो सामने क्रूड की गिरावट पे अगर ओएनजीसी पे फंडामेंटली प्रेशर आ रहा है तो सामने आईओसी एचपीसीएल बीपीसीएल पे फंडामेंटली वो पॉजिटिव न्यूज है। तो आप यहां से पैसा उठा के आईओसी में डाल दो। जब तक ओएनजीसी अपना 215 करेगा शायद आईओसी आपको 145 150 दे दे, तो यहाँ आपका लॉस कम हो जाएगा, वहां प्रॉफिट में मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बना लोगे। तो बेटर है कि ओएनजीसी से निकल के आप आईओसी में कन्वर्ट कर लो या एचपीसीएल बीपीसीएल में कन्वर्ट, मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कन्वर्ट कर लो। इनके लिए जो नेगेटिव है उनके लिए वो पॉजिटिव है। तो उस तरीके से आप मैनेज कर लो, जरूरी नहीं है ना कि ओएनजीसी से ही मैनेज करना है हमको। बिल्कुल सही बात है सर। ये अच्छी बात बताई आपने कि आप आईओसी पर स्विच कर लो सर। 5% का लॉस है ओएनजीसी पर, आपको 5% का लॉस आईओसी से कवर हो जाएगा, तो आप वहाँ स्विच कर लीजिए। आप बने हुए हैं, आप ये मान लीजिएगा कि आईओसी की जो एवरेज है आपकी 12 रुपये ऊपर है। अगर आप आईओसी के तो बल्कि आपको डबल शेयर मिल जाएंगे इतने प्राइस में, तो आप उसमें आपको 5% ही मूव चाहिए, वो 5% शायद मिल जाए। एक हमारे साथ सुपर चैट पर क्वेश्चन आया मयंक राव जी का, प्रीमियर एनर्जी एंड जस्ट डायल, ये दोनों स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पर ऐड कर सकते हैं क्या सर? 2 साल का इनका विजन है। पहले प्रीमियर एनर्जी। सर प्रीमियर एनर्जी में अगेन जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आईपीओ हाई 1240 ये प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, और जब ये रैली ले रहा था 1090 से तब भी मेरे को याद है इन्हीं का सवाल था या किसी और का था कि ये रैली करके ऊपर आया है 1200 तक ले लेना चाहिए। तब भी मैं बार बार कह रहा था 1240 निकलने दीजिए। आईपीओ हाई अगर ये स्ट्रेंथ प्रूव नहीं कर पाया तो पहला टारगेट स्विंग लो का बनेगा 924, जिसकी तरफ ये बढ़ गया है। और 924 टूटने के बाद आईपीओ लो 802 रुपए बनेगा। तो अगर आपको ये लॉन्ग टर्म स्टोरी में बिलीव भी है कि ये सब कर लेंगे जैसा आप बोल रहे हैं, तो 800 रुपए के आसपास अपनी किस्मत आजमाइएगा, यहाँ पे आजमाने की जरूरत नहीं है। दूसरा जस्ट डायल अपने वीकली सपोर्ट पे है, यहाँ से एक अच्छी बाउंस बैक मिल जाएगी। 850 के आसपास अगर आप बाई करते हैं तो बाउंस बैक में आप 150 से 200 रुपए कमा लेंगे। बट बड़े स्ट्रक्चर का सपोर्ट अभी थोड़ा सा दूर है, वो आएगा 750 के अराउंड, वहां से इन्वेस्टर्स बाई कर सकते हैं। बट ट्रेडर्स के लिए डेड कैट बाउंस के लिए आइडियल रेट है 850 पे लेके 860 पे बेच लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राय मिल गई है सर। अगला सवाल है कुणाल जी का, ये पूछ रहे हैं एम्बर एंटरप्राइजेस, इसमें फ्रेश एंट्री। 1 मिनट सर, मयंक राव जी का जस्ट डायल पर सर सवाल रह गया था, माफ़ कीजिए। जस्ट डायल पर सर क्या करें इसमें? जस्ट डायल में क्योंकि हमने देखा कि सर रिजल्ट्स आए थे,
रिजल्ट्स के बाद इस काउंटर पे अच्छी पिटाई हो गई है, अभी ऐड करने का सही समय है क्या सर? सर जस्ट टाइली मैंने बताया 850 रुपए पे लेके डेड कैट बाउंस नौ सौ ओके। साठ तक प्ले कर लीजिए। उसके बाद छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये 756 आ सकता है। जी जी, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सुरेश कुमार जी का, CDSL यहाँ पर 5 साल के लिए पूछ रहे हैं सर, क्या आप करंट प्राइस पर ले सकते हैं 5 साल के लिए? लेकिन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए सर, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। स्टॉक ने बाइंग क्लाइमेक्स किया है और जो लास्ट ब्रेकआउट पॉइंट था 1674 वो भी तोड़ दिया है। तो 1344 का पहला टारगेट खुला है, वो प्रोबेबली अचीव होने के बाद एक बाउंस बैक आपको 1500 तक दे देगा। बट ओवरऑल इस स्टॉक में डाउनसाइड जो खुली है वो खुली है 1085 रुपए तक की। तो फिलहाल 1085 आने दीजिए, वहां पे रिव्यू करेंगे। MCX हो, CDSL हो, कैम्स हो, BSE इकलौता मेरे को धोखा दे गया जिसने ब्रेकआउट का टारगेट अचीव कर लिया। बट इन तीनों स्टॉक्स ने एग्जैक्टली वैसे बिहेव किया जैसे बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक बिहेव करते हैं। तो इन स्टॉक से दूर रहिए। ये स्टॉक वहां पे खड़े हैं जहां पे पिछले जुलाई में बजट के आसपास RVNL और आपके मतलब रेलवे और डिफेंस काउंटर खड़े थे। तो अगले 6 महीने में हम यहाँ से बहुत लोअर लेवल डिस्कस करते हुए दिखेंगे कि ये स्टॉक 40% टूट गया, 50% टूट गया। इवेंचुअली BSE भी उस पार्टी को ज्वाइन करेगा। NSE के IPO के बस की वजह से वो चल गया, बट वो भी इवेंचुअली इस पार्टी को ज्वाइन करेगा। स्टॉक अपने हाई से 35-40% तो बहुत आराम से करेक्ट कर जाएंगे। तो अभी ये बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं है। जो लॉन्ग टर्म 3 साल 5 साल बाइंग वाली कहानी थी वो अब प्रॉफिट बुकिंग पे आए हैं, तो अब आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं बचा है। जी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं, राजेश जी जुड़े हैं बंगाल से। राजेश जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक सर, अंशु सर को मेरा प्रणाम। सर प्रणाम। सर बताएं। बोल रहा हूँ कि सर मेरा एक सवाल था, लॉयड्स मेटल के 1437 के भाव पर लिया है 19 शेयर, और डिविस लेबोरेटरी के 6020 पे बाइंग है 5 शेयर। तो इन दोनों पे सर सवाल था कि क्या करूं, शॉर्ट टर्म का व्यू है। लॉयड मेटल आज गिरा है, वैसे आपका भाव उतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, मतलब करंट मार्केट प्राइस से जिस हिसाब से मार्केट गिरा है, तो अब मुझे लगता है हाल की ही खरीद है। और डिविस लैब सर कितने के खरीदे आपने? 6020 5 हाँ, शेयर है। ये ज़्यादा नीचे आ गया, 400 रुपये नीचे आ गया। अंशु जी, एक काउंटर करीब 100 रुपये नीचे है लॉयड मेटल इनकी खरीद से, और डिविस लैब करीब 400 रुपये नीचे है। क्या करें सर? सर दिल पक्का करके लॉयड मेटल फटाक से बेच लीजिए, ये बिल्कुल ब्रेकडाउन पे खड़ा है। यहां से ब्रेकडाउन इसका स्टार्ट हुआ तो सीधा सीधा 919 रुपए पे सपोर्ट है वीकली चार्ट का। क्लाइमेटिक मूव है, बड़े वॉल्यूम थे। ये जो फाइनल हाई बना था 3 दिन का, 2 जनवरी, 3 जनवरी और 6 जनवरी, 450% वॉल्यूम राइज था तीनों दिन 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट, और वर्टिकल अप मूव दे चुका है। तो ये बाइंग क्लाइमेक्स कर गया है स्टॉक। 919 इसका पहला फॉल में ही टारगेट आ जाएगा और उसके बाद लोअर प्राइजेस आएंगे। तो एक बार दिल पक्का करके तुरंत लॉस बुक कर लीजिए। आप बहुत अच्छी जगह पे सवाल पूछे हैं, बहुत छोटे लॉस में आप निकल जाएंगे। दूसरा लॉयड SME के ये लॉयड SME के नाम से शायद आ रहा है, सॉरी सर लॉयड लॉयड तो आपने बता दिया, अब डिविस लैब। डिविस लैब में भी ब्रेकडाउन आ रहा है सर। डिविस लैब भी आज गैप के साथ ब्रेकडाउन दे रहा है, और CNX फार्मा में भी ब्रेकडाउन आया है, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद पहले सपोर्ट पे है। तो मोस्ट लाइकली एक बार बाउंस बैक आएगा इन काउंटर्स में, फार्मा काउंटर्स में। तो 5750 के आसपास जैसे ही डिविस लैब आए एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गैप भी फिल किया है और CNX फार्मा भी सपोर्ट पे है। तो 5750 तक बाउंस मिलेगा। बाउंस के बाद जब ये स्टॉक गिरना स्टार्ट होगा तो आपको समवेयर अराउंड जी 5289 ये टारगेट दे सकता है। फार्मा स्टॉक्स फिलहाल के लिए अगर फार्मा इंडेक्स नहीं सपोर्ट किया तो काफी खराब हो जाएंगे, और मोस्ट लाइकली खराब होने की कगार पे खड़े हैं। क्योंकि सुबह एक बार लग रहा था कि ब्रेकडाउन फेल होगा बॉक्स का, लेकिन ब्रेकडाउन सस्टेन हो गया है। तो फार्मा में बाउंस बैक के बाद बेचिए, नए लोस मिलेंगे। करीब 1700 लोग लाइव देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और मैं अभी भी बोलूँगा लोगों से कि हम अभी थोड़ी देर और सवाल लेने वाले हैं अंशुल जी से। अंशुल जी हमारे साथ बने रहेंगे आज। अपने सवाल भेजते रहिए फटाफट से। और एक हमारे सुपर चैट पर भी क्वेश्चन आया, साई प्रवीण जी पूछ रहे हैं, सर इंडसइंड बैंक ऐड कर लें क्या? देखिए इंडसइंड बैंक का रिजल्ट खराब आया था, लेकिन पूरे उसके बाद भी अपने मेजर सपोर्ट 968 950 के आसपास ही वीकली चार्ट पे ये फ्लर्ट कर रहा है।
तो मोस्ट लाइकली मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, महंगा खरीदिए, इतना सस्ता मत खरीदिए। महंगा खरीदिए, 970 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो महंगा खरीदिए। उससे फायदा ये होगा कि आपको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सस्ता खरीद के और सस्ता बेचना पड़ जाएगा, महंगा लेके और महंगा बेचिएगा। 970 के ऊपर अगर ये वीकली चार्ट पे जब भी सस्टेन कर ले, आप खरीद लीजिएगा। ये कंफर्म हो जाएगा कि इसकी पूरी सेलिंग खत्म हो गई है और ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया है। लेकिन अगर 970 नहीं निकलता अगले 4-6 हफ्ते में, तो फिर ये धीरे धीरे करके 740 का सपोर्ट है उसको टेस्ट करने आएगा। वहां पे बहुत अच्छी बाइंग बन जाएगी। तो मेक और ब्रेक लेवल है, पहले इसको मेक कर लेने दीजिए 970 के ऊपर, तब बाई कीजिएगा। अगर ब्रेक करता है तो फिर 740 मिल जाएगा, वहां अच्छी बाइंग बन जाएगी। ठीक है सर, कुणाल जी का सवाल रह गया था एम्बर एंटरप्राइजेस पर, फ्रेश एंट्री कर लें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एम्बर एंटरप्राइजेस में अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो रही है। आज सेकेंड डे, सेकेंड डे और सेकेंड लेग दोनों है। नीचे में ये काउंटर आपको 5671 रुपए तक मिल सकता है। जी। स्वाति मोरे जी पूछ रही हैं सर, बिग फैन ऑफ अंशुल सर, पावर ग्रिड 332 रुपए के लिए हुए हैं, एवरेज करें या होल्ड करें? पावर ग्रिड एग्जिट कर लें। ओके। पावर ग्रिड तुरंत एग्जिट कर लें। नीचे 273 रुपए का सपोर्ट है, मोस्ट लाइकली ये तोड़ेगा। ये इकलौता काउंटर है पीएसयू में जो अभी तक टूटा नहीं है। 273 निकलने के बाद इस काउंटर में काफी तेज गिरावट आएगी, तो किसी अप ट्रेंडिंग स्टॉक में निकल जाए, स्विच कर जाए। या फिर कोई बॉटम आउट काउंटर है, जैसे मेटल्स में बहुत स्टॉक बॉटम आउट लग रहे हैं, वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि 273 निकलने के बाद सीधा सीधा 217 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। जी। अंशुल जी, जहां आपने बोला था कि बैंक निफ्टी 47,800 का एक सपोर्ट लेगी, वहां से बाउंस करने की कोशिश तो कर रही है सर। आईटी निफ्टी भी घूम रहा है, मार्केट भी थोड़ा घूमने की कोशिश कर रहा है। आप कह रहे हो कि मार्केट में एक अच्छा पुल बैक आ सकता है अगर ये लेवल सस्टेन हो गए। सर, अगर मार्केट में पुल बैक आएगा तो जो हम सरकारी जो कंपनियां जो आप बता रहे हैं कि पावर ग्रिड है या दूसरी जो अन्य कंपनियां जहां से निकलने के आप बोल रहे हैं, मैं सर केवल एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, आज रुक जाएं क्या निकलने के लिए? अगर मार्केट में बाउंस बैक आना ही है तो ये भी काउंटर थोड़ा बहुत तो बाउंस बैक देंगे सर? सर 5-7 रुपए दे सकते हैं, लेकिन उस बाउंस बैक की उम्मीद में अगर नहीं आया तो डाउनसाइड ज्यादा मिल जाएगी। ओके। और इस बाउंस बैक में भी मेटल और बैंकिंग और आईटी, ये 3 सेक्टर बाउंस बैक करेंगे। बाउंस बैक में स्टॉक्स भी बहुत लिमिटेड होंगे, जिसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी मैंने अपने सुबह भी और अभी भी हमने बैंक निफ्टी बाई दी है, ना कि इंडिविजुअल उसमें कोई काउंटर। तो काउंटर्स ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इंडेक्स फिर भी आप प्ले कर सकते हो बाउंस बैक के लिए। और इस पूरे बाउंस बैक में निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ हद तक फिर निफ्टी बाउंस बैक कर लेगा। मिड कैप निफ्टी बाउंस बैक करता हुआ नहीं दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में यहाँ से हल्का सा बाउंस और तेज गिरावट, हल्का सा बाउंस और तेज गिरावट। तो उस बाउंस बैक में लॉन्ग प्ले करना या उस बाउंस बैक की उम्मीद में वेट करना आपके लिए ज्यादा हानिकारक हो सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पिछले 5 महीने से मैं बोल रहा हूँ मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहिए, लेकिन अगले 2 महीने ये खून के आंसू रुलाने वाले हो सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप के लिए। जो जितना दूर रहेगा वो उतना अपना पैसा बचा लेगा। मैं पूरी तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप प्लेयर हूँ, लेकिन मैं पिछले 4-5 महीने से जाके लार्ज कैप में छुप के बैठा हूँ, सिर्फ इसलिए कि जब ये नए बेस बना के नए लीडर्स उभरेंगे तब मैं वापस आऊंगा काम करने के लिए। मेरे को 4 महीने से कोई ट्रेड नहीं मिला है, अगले मेरे को 2-3 महीने 4 महीने कोई ट्रेड मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ऑफ लेट बीच में ग्रीव्स कॉटन और पदमजी पेपर जैसे कुछ स्टॉक्स चल भी गए, लेकिन मैंने उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि जब 100 में से 90 गिर रहे हैं तो चलते हुए 10 में मुश्किल हो जाता है ट्रेड करना, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब सब एक साथ चल रहे हो, जिसकी अभी अगले मास तक, ये मास तक तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो बाउंस बैक भी लार्ज कैप्स में प्ले कीजिए अगर आपको प्ले करना है तो। बिल्कुल, तो बाउंस बैक प्ले करना है तो लार्ज कैप में करें। और जो अंशुल जी बता रहे हैं कि जिन कंपनियों से दूर रहना है, अगर उनमें बाउंस बैक आ भी जाता है, हो सकता है कि आपके बेचते ही वो काउंटर थोड़ा ऊपर आ जाए, आपको दर्द भी हो कि अंशुल जी ने थोड़ा नीचे बिकवा दिया। लेकिन अंशुल जी जिन काउंटर पर एंट्री करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं मैसेज कि बाउंस बैक आएगा, दो घोड़े भागने वाले हैं, एक घोड़ा थोड़ा स्लो भागेगा, एक थोड़ा तेज भागेगा, तो आप तेज वाले की तरफ जा सकते हैं, यह अंशुल जी का कहना है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट व्यू है सर। अमजद खान जी का सवाल है मोतीलाल ओसवाल पर सर, 895 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं इन्होंने। ये तो सर जब से इसका नाम कल्याण ज्वेलर के साथ ऐड हुआ है, दोनों काउंटर एक तरफा पिट रहे हैं, क्या करें सर मोतीलाल ओसवाल में? देखिए, मोतीलाल ओसवाल में ये जनवरी फर्स्ट वीक में इनका नाम कल्याण ज्वेलर्स के साथ जोड़ा था।
लेकिन हम मोतीलाल कब से डिस्कस कर रहे हैं, जब इसने 4-5 दिन ये रैली बनाई थी और टॉप बनाया था 18 अक्टूबर को। वॉल्यूम ऑलमोस्ट 700-700% राइज था 4 दिन। तब से हम क्लाइमेटिक मूव डिस्कस कर रहे हैं कि स्टॉक पे क्लाइमेटिक मूव हुआ है। पहला टारगेट 691 का मिलेगा और 691 टूटने के बाद स्टॉक में एक बढ़िया डाउन ट्रेंड खुल जाएगी 474 की। तो 691 अचीव हुआ है। 8-9 दिन कंटिन्यूअस डाउन मूव हो चुकी है, तो यहाँ से अब सेलिंग नहीं बनती है। यहाँ से एक बाउंस बैक के लिए प्ले बनता है, लेकिन उसमें लॉन्ग नहीं प्ले करना है। बाउंस बैक आ जाने दीजिए जिसके पास रखा हुआ है। अगर आपको बाउंस बैक में 690-720 की रेंज मिल जाती है तो वहां पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग में 474 मिल जाएगा आपको। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं कल्याण ज्वेलर पर ही सवाल पूछ रहे हैं, तो कल्याण ज्वेलर भी बात कर ही लेते हैं। अंशुल जी बताएं इसका क्या करें, भक्ति मार्क के नाम से इनका आईडी है सर, लगातार पिटा है ये काउंटर। मैं कहूंगा पिछले शोज जो रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं आप एक बार उनको देखिए। 20 दिसंबर के आसपास से मैं बार बार कह रहा था 6th और 7th बेस का ब्रेकआउट है। 786 के ऊपर आता भी है तो मैं प्ले नहीं करूंगा और मोस्ट लाइकली ये फेल होगा। फेल होके 632, 514 और 335 तीन टारगेट देगा। इत्तेफाक से न्यूज भी साथ में निकल आई तो बहुत तेजी से आ गया। नहीं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेलवे और डिफेंस जैसे 6 महीने लगा के टूटे हैं, ये भी 6 महीने लगा के 335 तक आएगा। खराब न्यूज साथ में आ गई तो थोड़ा सा जल्दी आ गया, बट ये 335 रुपए आ रहा है। 514 से एक बाउंस बैक आनी थी जो नहीं आई, तो अब ये 335 रुपए तक लग नहीं रहा कोई बाउंस बैक देगा। जी, इसी बीच हमारे साथ फ़ोन लाइन पर एक दर्शक भी मौजूद हैं, अब्दुल वाहिद साहब मौजूद हैं। वाहिद साहब नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे जी हैं सर, आप? मैं बिहार से। जी मैं बिहार से रक्सौल से बात कर रहा हूँ। जी बताएं सर। जी जी सर, मेरा लेंसर कंटेनर 50 से 10,000 क्वांटिटी लिया है, इसमें से निकलना चाहता हूँ, कितना तक निकल जाऊँ मैं? लेंसर कंटेनर, अंशुल जी इनकी क्वांटिटी तो काफ़ी ज़्यादा है सर, और 30 रुपये चल रहा है, 20 रुपये का लॉस है सर। अगर निकले तो 2 लाख रुपए का लॉस बुक करना पड़ेगा, क्या करें सर? तो देखिए लैंसर कंटेनर पिछले 5 दिन में कंटिन्यूअसली गिरा है तो एक बाउंस बैक आएगी। बट एक चीज मेरे को जो ठीक लग रही है वो है इनकी सेल्स। सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। 150 करोड़ से 4 क्वार्टर में बढ़ के 202 करोड़ हो गया है। और दिसंबर का भी शायद रिजल्ट आया नहीं है जिसमें भी सेल्स 34% ग्रोथ ही दिख रही है। तो मेरे ख्याल से इस काउंटर को अब इतना नीचे बुक करने की जगह थोड़ा सा समय दीजिए, 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट और देखिए। अगर ये रिजल्ट इसी तरीके से सेल्स कंटिन्यू रहती है ग्रोथ, तो फिर ईपीएस ग्रोथ भी आ जाएगी और काउंटर में आपको एक बाउंस बैक समवेयर अराउंड 38-40 रुपीज तक मिल सकता है। तो अब बेचने लायक बचा नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 38 से 40 के बीच में दोबारा सवाल पूछिएगा। बिल्कुल, इस समय मार्केट में ना यही देखना बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब दिन खराब चल रहे हो मार्केट के, और आपके शेयर भी ऑफ कोर्स दिन खराब ही चल रहे होंगे, उस समय कौन सा काउंटर ठीक है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। अगर आप पैनिक में वहाँ से निकल जाते तो ये गलती हो जाती है। यही गलती नहीं करनी है। अंशुल जी ने बिल्कुल इनको 2 लाख रुपए के लॉस से फिलहाल तो बचा लिया। वाहिद साहब आप बने रहें इस काउंटर पर, क्योंकि कंपनी ठीक कर रही है। जब तक कंपनी ठीक कर रही है, मार्केट जब ठीक होगा तो कंपनी भी ठीक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवाल लेते हुए चलते हैं। एक हमारे साथ दर्शक हैं अनुभव अग्रवाल जी, ऑयल इंडिया पर पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूं, क्या आउटलुक है? अंशुल जी। सर ऑयल इंडिया का आउटलुक खराब है। 359, 360 रुपए तक का टारगेट मेरे को दिख रहा है नीचे में बहुत आराम से आते हुए। और ये लेवल टूटता है तो फिर और डाउन साइड दिखेगी, तो एग्जिट कर लेना इज अ बेटर ऑप्शन। 359 का सीधा सीधा डाउन साइड टारगेट दिख रहा है। चलिए, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आदित्य अरोड़ा जी भी जुड़ चुके हैं। आदित्य एडलिस्टिक स्टॉक मार्केट रिसर्च से। आदित्य जी हाय, गुड मॉर्निंग। Good morning, good morning. Thank you for having me on the show. आप प्रेशर साहब। आदित्य जी क्या लग रहा है मार्केट में, ये पोर्टफोलियो बनाने का वक्त है या बने बनाए पोर्टफोलियो को बिगाड़ने का वक्त है? क्योंकि बिगड़ तो चुका है, मार्केट की देन है, लेकिन क्लाइंट को या जो भी निवेशक हैं उनको अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है? जो लॉस में है काउंटर उनको काटने की ज़रूरत है, या मतलब या सेंटीमेंट और ख़राब होगा, या यहाँ से कुछ सुधर सकता है?
देखिए, हमारा जो पहले का मनी नाइन का इंटरेक्शन रहा था वहाँ पे भी काफ़ी बार मैंने ये हाईलाइट किया था कि ये सेल करने का वक्त है। आज के ही दिन में निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 4% डाउन है। तो जो डैमेज है काफ़ी हद तक हो चुका है, हम अभी बीच रास्ते आ चुके हैं। तो काटने की सलाह अभी मुश्किल है बताने के लिए, बट जो डैमेज होना है हो चुका है मेरे हिसाब से। यहाँ पे 22,500 23,000 एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है बाजार का। तो यहाँ पे एक बाइंग की सलाह रहेगी। आपके जो अंडर परफॉर्मर स्टॉक है जहाँ पे टेक्निकल ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, उनको आप एग्जिट करें और वो स्टॉक्स के साथ बने रहे जहाँ पे एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, अक्यूमुलेशन है, सपोर्ट पे है, वहाँ पे बने रहिए। वहाँ पे बाउंस बैक एक अच्छा देखा जा सकता है। तो ये चर्निंग का समय है। इधर एक ब्लैक एंड वाइट वाला आंसर नहीं बनेगा। इस वक्त आपको पोर्टफोलियो को माइन्यूटली एनालाइज करना है, सेक्टर्स देखना है जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उनके साथ बने रहना है, और जहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिखता है उनको एग्जिट करना है। तो ये रीशफलिंग का वक्त है। और मुझे लगता है 22,500 से लेके 23,000 एक सपोर्ट लेवल है बाजार का। तो शॉर्ट टर्म बाउंस बैक के अक्यूमुलेशन के अवसर यहाँ पे बनते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अंशुल जी भी मान रहे हैं कि एक थोड़ा सा बाउंस के लिए मार्केट तैयार हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि उनके जो लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के 47,800, आईटी निफ्टी के कुछ लेवल्स बताए हैं, तो ये सब सस्टेन करें। आज मार्केट को बाउंस करना ज़रूरी है थोड़ा सा इंट्राडे में, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। हालांकि मार्केट ने अब अपनी गिरावट तो रोक दी है, थोड़ा ब्रेक तो लगा है मार्केट की गिरावट पर, लेकिन अक्सर सेकंड हाफ में गिरावट बढ़ भी जाती है। तो थोड़ा कॉशियस रहना है कि अभी पूरा आज मार्केट को वेट एंड वॉच ही रखना पड़ेगा। अगला सवाल है निशांत झा जी का, जुपिटर वैगन पर 505 रुपये के लिए हुए हैं। अंशुल जी, क्या करना है सर, आपका व्यू? सर जुपिटर वैगन पे मैं बता देता हूँ, बट 1 मिनट का समय और लूंगा मैं उसके बाद आपका। जी जुपिटर वैगन अगेन वही बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक था। 3 टारगेट हमारे डिस्कस्ड हैं। 445 उसके नीचे अब कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। तो 354 और 299 ये 2 टारगेट ओपन अप हो गए। 354 फटाफट आ जाएगा, वहां से बाउंस बैक करके नेक्स्ट लेग में जब टूटेगा तो 299 रुपए तक ये स्टॉक आ जाएगा। अब 1 मिनट का मैं आपका समय लूंगा, क्योंकि अभी जेफरीज का आपने कुछ वो जो रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें जी 73 रुपए का टारगेट दिया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। जी मैं आपको दो चीजें याद दिलाता हूँ। एक था ओला इलेक्ट्रिक, जब ये जी नीचे से ऊपर आया था 90-95 रुपए, तो आप ही ने सर शायद मेरे को बताया था कि आप बताए थे या कौन बताया था कि कमेंट्स में काफी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है इस चीज को लेके कि आप सेल दे रहे हो, दुनिया बाई दे रही है। मैं तब आपको कितना सर मैं ही मतलब था, दर्श मैं था, बिल्कुल था, मैं ही था सर। कि ये क्या स्टंट है। आप देख लेना, ये स्टॉक आपको 10 रुपए के नीचे ना दिखे तो बता देना। अरे आज सर स्टॉक इतना मत डराइए ये तो ये 68 रुपए, वापिस वो 68 रुपए आ गया है। और जिस दिन ये अपना 66 रुपए तोड़ेगा, ये 9-10 रुपए में आपको मिलेगा। इनने जो 4,000 स्टोर खोलने की बात की थी और सब की थी, मैं बार बार बोल रहा था पीआर स्टंट है, इससे निकल जाइए। ये स्टॉक अगला एडीएजी वेल्थ डिस्ट्रॉयर बनेगा। दूसरा स्टॉक आपको याद होगा, जब टाटा मोटर्स पे किसी ने किसने दिया था मेरे को याद नहीं है, बट टाटा मोटर और पूरा ऑटो सेक्टर उनको खराब दिखने लगा था और हुंडई मोटर बहुत अच्छा दिखने लगा था 1,900 रुपए के भाव पे। तब भी मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि अचानक से 15 दिन पहले तक ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा था, ये अचानक क्या हो गया कि पूरा ऑटो सेक्टर खराब लगने लगा और हुंडई जैसी कंपनी आपको बहुत अच्छी लगने लगी। आप 2,500 और 3,000 के टारगेट देने लगे, जबकि स्टॉक की वैल्यूएशन बनती है 1100-1150 रुपए। तब भी आप ही ने बताया था कि कमेंट्स में जी बहुत ट्रोलिंग हो रही है, ये उल्टी तरफ गंगा बहा रहे हैं। आज देखिए स्टॉक 5 दिन में 1850 से 1650 रुपए आ गया है। और थोड़ा सा समय जाने दीजिए, 1100 रुपए आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि ये पीआर वाले गेम से थोड़ा सा बच के रहिए। मैंने इसमें बहुत फंसते हुए लोगों को देखा है। बिल्कुल। 60 रुपए 68 रुपए पे टाटा मोटर्स पे हर कोई सेल दे रहा था उस समय, वहां से देखिए टाटा मोटर 1,400 रुपए हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चार्ट पे भरोसा रखिए। अगर कहानी बहुत अच्छी है तो चार्ट अच्छा होगा, अगर चार्ट अच्छा नहीं है मतलब ये कहीं ना कहीं पीआर स्टंट है, इससे दूर रहिए। तो अभी भी ओला से निकल जाएंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा, नहीं 8-10 रुपए आके स्टॉक दिख जाएगा। और हुंडई अभी 1,600 आया है,
थोड़ा सा समय दे दीजिए, ये वापस से 1100 आ जाएगा। बिल्कुल, फिलहाल तो अंशुल जी ने जो प्रेडिक्शंस की हैं मार्केट में शेयरों को लेकर वो बिल्कुल ठीक ही बैठी हैं। लेकिन कुछ शेयर हैं बिल्कुल जो ख़तरनाक बता रहे हैं अंशुल जी। उनसे आप उन लेवल्स को नहीं भी आप मानना चाहते हैं, दिल नहीं मानता, क्योंकि 68 रुपये पर अगर 10 रुपये की बात हो या कुछ ही लेवल पर कोई और बात हो, आप कम से कम दूर तो रहिए अगर चार्ट ख़राब है। लेकिन एक हमारे साथ दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी हैं राजस्थान से। दीपक जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे क्या सर कैसे हाल हैं पोर्टफोलियो के? सर सर पोर्टफोलियो के हाल बिल्कुल खराब है और मेरे एजी लॉजिस्ट में फंसा हुआ हूँ। उसके बारे में अंशुल जी से बात करनी थी। मेरी परचेज है सर 950 पे और 500 शेयर हैं, तो क्या करूँ, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, अंशुल जी से ही पूछना है। मैं एक बार सर फंडामेंटल व्यू भी ले लेता हूँ, उसके बाद अंशुल जी के पास भी जाता हूँ। सर कैसा पहले अंशुल जी आप बता दीजिए टेक्निकल व्यू कैसा लग रहा है सर एजिस? सर एजिस तो आपको याद होगा लास्ट वीक ही हम डिस्कस कर रहे थे कि 790 नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वर्टिकली नीचे आया है ब्रेकआउट के बाद। 790 टूटा तो 647 और 571 दो टारगेट खुलेंगे। 647 आज टेस्ट हुआ है लेकिन उसके नीचे चल रहा है, तो अगर मार्केट बाउंस किया तो शायद ये बाउंस कर ले, बट ओवरऑल 571 रुपये दिख रहा है। और जिस हिसाब से और जिस वॉल्यूम से टूटा है 571 ये बचा नहीं पाएगा। जी, अरोड़ा साहब आप क्या सोच रहे हैं सर? आदित्य जी क्या लग रहा है सर आपको एजिस? एजिस लॉजिस्टिक, राइट? जी ठीक है, अगर हम एजिस लॉजिस्टिक का चार्ट देखें तो वन वे फॉल स्टॉक में देखने को मिला है। तो अभी हाल फिलहाल तो इसको अवॉइड करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। और सेल ऑन राइज का इसमें एक नज़रिया बना है, क्योंकि अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक और कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड को टेस्ट कर रहा है, मतलब लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। हालांकि अभी एक सपोर्ट पे आ रहा है, तो एक बाउंस बैक का आप वेट कर सकते हैं, बट थोड़ी तेज़ी आए तो इसमें निकलने का ही मन बनाए। जी, मेरी पीसीआर टीम बोल रही है कि सर स्टॉक एक्सरे शुरू कर लीजिए, लेकिन यहाँ लोगों के जो पोर्टफोलियो के एक्सरे हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि सुपर चैट पर लगातार सवाल आ रहे हैं। अंशुल जी फटाफट से मैं सुपर चैट पर कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। धीरज मोरे जी का सवाल है, अंशुल जी यूबीआई यूनियन बैंक सर 3000 शेयर है इनके पास 60 रुपये के, बोल रहे हैं कि सर क्या स्टॉप लॉस रखें, क्या टारगेट रखें, प्रॉफिट बुक करके लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा शेयर है जो ठीक रहेगा? टाटा स्टील, टाटा पावर जैसे कुछ बता दीजिए सर। इनको यूबीआई पर स्ट्रैटेजी और टाटा स्टील पर हम डिस्कस कर चुके हैं। सो बताइए सर, 3000 शेयर है 60 रुपये के। सर यूनियन बैंक तो तुरंत निकल जाइए, क्योंकि धीरे धीरे करके ये स्टॉक आपका 100 रुपये और उसके बाद करीब करीब जो मेरे को वीकली चार्ट पर टारगेट दिख रहे हैं वो 81 रुपए के दिख रहे हैं। तो जल्दी से यूनियन बैंक बेच के बाहर हो लीजिए, आज ही बेच लीजिए, बहुत बेहतरीन होगा। एक आध रुपए का मुंह मत देखिए। और आप थोड़ा थोड़ा पैसा तीन जगह डाल दीजिए। आप आईओसी ले लीजिए, टाटा स्टील ले लीजिए और थोड़ा सा एम्फेसिस ले लीजिए। तीनों लीडिंग सेक्टर हैं, तीनों में पैसा डाल लीजिए। कोई पहले चलेगा कोई बाद में चलेगा, तो एटलीस्ट आपको ये मिसिंग आउट वाली नहीं रहेगी। तीनों बराबर बराबर मतलब आगे पीछे करके चल जाएंगे, तीनों में आपका पैसा बन जाएगा। जी, राजीव गोयल जी पूछ रहे हैं सर स्विंग ट्रेड के लिए कोई 3-4 हफ्ते के लिए है क्या शेयर अंशुल जी? सर एक शेयर है सबर अली, इस समय सबर अली लीजिए, बाजार सुधरने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। बिल्कुल सब्र। और अहमद रायजा जी पूछ रहे हैं सर एनआईटी इनके पास 222 के हैं अंशुल जी। सारे सवाल एक्चुअली आप जुड़े हुए थे तो इसलिए सारे सवाल आप ही को कोट करके आ रहे हैं। मैं 222 पर इन्होंने एनआईटी लिए हुए हैं सर, क्या करना है? तो एनआईटी आपको याद होगा 180 के बाद हमने छोड़ दिया था कि अब इसका स्ट्रक्चर खराब हो गया है। नीचे पहला टारगेट 145-46 मिलेगा, उसके बाद 107 रुपये भी मिल सकता है अगर 145-46 प्रोटेक्ट नहीं होता है। फिलहाल उसी रेंज में है, तो यहाँ से बाउंस बैक आना लाजमी है। गैप भी छूटा हुआ है, तो 180 तक ये बाउंस कर सकता है। तो इस बाउंस बैक में मैं खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत तेज वॉल्यूम से पिटा है। 180 मिलता है तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेग में वापस 145 और अगर वो टूटता है तो 107 मिल सकता है। हम 180 पे अपना पूरा लॉस बुक करके निकल चुके थे, हमारे पास 3 लॉन्ग पोजीशंस थी।